दोस्तों, आज एक बूढ़ी महिला मॉर्निंग वॉक के दौरान एक घर के बाहर एक अजीब खामोशी महसूस करती है। चेक करने के लिए वो घर के बाहर दस्तक देती है, लेकिन कोई नहीं खोलता। मजबूरन वो खिड़की से अंदर दाखिल होती है और अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी और जमीन पर ढेर सारा कैन फूड पड़ा हुआ था। वो लाइट ऑन करती है तो एक बूढ़े आदमी को बेजान हालत में वहां पाती है, जिसे गुजरे हुए काफी दिन बीत चुके थे। हैरानी तब होती है जब वहां एक बच्चा डरी हुई हालत में बैठा था, जिसका नाम कैमिलो है। अब ये दुनिया से गुजर चुका बूढ़ा आदमी कौन था और इस कैमिलो की पूरी कहानी हम आगे जानेंगे। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस कहानी को थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा और स्किप मत करना, क्योंकि कंफ्यूजिंग होते हुए भी एक पॉइंट पर धीरे धीरे कहानी के सारे हिस्से जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ से कुछ दूरी पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम क्रिस है, जो कि अकेले ही समुंदर किनारे एक वुडन शैक में रहता है, जिसकी उम्र आज 40 साल हो चुकी है और जिंदगी में अकेले रहते हुए उसे आज लगभग 25 साल हो चुके हैं। वो समुंदर से ताजा मछली पकड़ता और उसे पकाकर अपने एक टॉय के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता। जिंदगी में उसका बस यही दोस्त है, जिसका उसने कोई नाम नहीं रखा। वो जहां भी जाता उस टॉय को अपने साथ ले जाता। प्रॉपर्टी के नाम पर उसके पास एक बोट और एक वुडन शैक ही था। इसके अलावा उसे जिंदगी से कोई मतलब नहीं। इनमें से उसकी एक पसंदीदा चीज थी, ये अजीब सा शेल, जो कि उसे कभी मछली पकड़ते हुए मिला था, लेकिन उसके दिल के बेहद ही करीब है। वो उसे अपने कान से लगाकर उसकी आवाज सुनता और एक अजीब सी शांति महसूस किया करता था। ज्यादा मछली पकड़ लेता तो उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाता था, लेकिन वहां के लोग उसकी कोई खास रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। उसने कभी परिवार का प्यार महसूस नहीं किया। अकेलापन ही अब उसका साथी बन चुका है और वापस आने पर वो अपने टॉय को रिपेयर करता और उसे देखते हुए रोने लग जाता। अब ये टॉय की असली कहानी आपको आगे पता चलेगी। कभी कभी अकेलापन इतना काटने को दौड़ता था कि समुंदर की लहरों को एक शांति से देखता रहता था और इसके बाद सोने चला जाता। लेकिन एक दिन वो फैसला करता है कि उसे भी लाइफ में किसी का साथ चाहिए, इसलिए वो कागज पर कुछ लिखता है और उसे शहर भर में बांट देता है, जिस पर लिखा था कि एक बिना बेटे के बाप को एक अनाथ लड़के की तलाश है। लेकिन सभी लोग वो पेपर ये सोचकर फेंक देते हैं कि ये आदमी अब पूरा पागल हो चुका है। उस रात वो समुंदर के किनारे बैठकर फिर से रोया और गॉड को कोसने लगा कि आखिर क्यों उसकी जिंदगी में कोई नहीं था और क्यों उसके अपनों ने उसे अकेला छोड़ दिया। काफी देर उदास रहने के बाद फिर से उस शेल को कान पर लगाकर मन को तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वहीं पर सो जाता है। लेकिन आज वो शेल चमक उठा और शायद उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला है। अगले दिन वो मछली पकड़ने के लिए जैसे ही घर से निकलता है कि वो बूढ़ी महिला वहां पहले से ही उसे ढूंढती हुई आ चुकी थी। वो उसे बोलती है कि मैं जानती हूं कि तुम किसी से बात नहीं करते, लेकिन इसे ऊपर वाले की मर्जी समझो या फिर तुम्हारी किस्मत, जो ये नोट पूरे शहर भर में घूमता हुआ उस तक आ पहुंचा। इसलिए अब वो उसे एक जिम्मेदारी देने वाली है। उसे अब से कैमिलो का ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसका जिंदगी में कोई नहीं था और उसके दादाजी की भी हाल ही में मौत हुई है, और इस तरह किस्मत उन दोनों को मिलवाती है। क्रिस उसे पहली बार देखकर बात करने में थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि उसने लगभग 25 साल से किसी से बात तक नहीं की थी। वो उसे अपने साथ मछली पकड़ने ले जाता और दोस्ती करने की कोशिश भी करता और उसे अपना शेल देते हुए कंफर्टेबल करता, लेकिन कैमिलो उस शेल को साइड रख देता है। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। वो उसे खाना ऑफर करता है और क्रिस भी अब कम ही सही पर उस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है। अब दोनों डिनर करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह कैमिलो उससे बोलता है कि मैं स्कूल कब से जाना शुरू करूंगा। ये सुनते ही क्रिस उसके लिए एक काम चलाऊ शावर बनाता है और उसे चर्च के कम्युनिटी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देता है। कैमिलो बोलता है कि जब मैं बाहर आऊं तब तुम भी मुझे मेरे दादाजी जैसे छोड़कर मत चले जाना। इसलिए बेचारा क्रिस वहीं पूरे 6 घंटे स्कूल के बाहर बैठकर उसका इंतजार करता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्रिस आज भी चर्च के अंदर जाने से डरता है। इस बात की असली वजह आपको आगे पता चलेगी। दिन गुजरते गए और दोनों में अच्छी दोस्ती होने लगी थी। ऐसे में एक रात क्रिस के पूछने पर कैमिलो बताता है कि उसे उसके दादा दादी ने पाला, लेकिन उसने कभी अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखी। कैमिलो बताता है कि उसने कभी अपनी माँ या दादी को नहीं जाना। दिल की इच्छा जाहिर करते हुए वो कहता है कि उसे एक माँ चाहिए और वो चाहता है कि क्रिस किसी औरत को ढूंढे ताकि वो तीनों एक साथ एक फैमिली के जैसे रह सकें। हैरान होकर क्रिस पूछता है कि क्या सिर्फ वो दोनों काफी नहीं है, क्योंकि उसे इन बातों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मासूमियत से कैमिलो जवाब देता है कि अगर क्रिस को कोई पार्टनर मिल जाए तो और भी अच्छा होगा, वो 2 गुने खुश रहेंगे। ये शब्द क्रिस के मन में गहराई से बैठ जाते हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं
कि इन दोनों की जिंदगी में ऐसे मिलने के पीछे भी एक रीजन है जो हम आगे जानेंगे। और जैसे ही अगली सुबह होती है, क्रिस समुंदर किनारे एक लड़की को देखता है जिसने व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी। अब ये लड़की कौन थी ये भी हमें आगे पता चलेगा। और इसी के साथ यहाँ कहानी का चैप्टर 1 खत्म होता है और अब हम चैप्टर 2 पर आते हैं, जिसमें हम एक ड्वार्फ महिला को देखते हैं जो आज फ्लावर शॉप पर खड़ी थी, जिसका नाम फ्रांसिस्का है। उसकी छोटी हाइट से लोग अक्सर उसे अनदेखा ही कर देते थे, इसलिए वो चुपके से फ्लावर पॉट ही उठाकर अपने साथ ले आती है। घर वापस आते हुए हम उसकी 3 पड़ोसी महिलाओं को देखते हैं जो कि उसके सामने तो मीठी बनती थीं, लेकिन पीठ पीछे उसके बारे में बुरा भी बोलती थीं और उस पर दया दिखाते हुए अक्सर अपनी अपनी बेटियों के पुराने कपड़े उसे दे दिया करती थीं और बदले में उससे केक लेकर जाती थी, क्योंकि फ्रांसिस्का केक बहुत अच्छा बनाती थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर हवा खाने जाती है तो वो तीनों चुपके से उसके बेडरूम में घुसकर उसका बेड देख लेती हैं, जो कि किसी छोटे कद की महिला के लिए काफी बड़ा था। और उन्हें शक हो जाता है कि ये फ्रांसिस्का जरूर किसी बड़े आदमी को डेट कर रही है। उस जगह ये गलत माना जाता था, इसलिए वो ये बात वहां की इकलौती डॉक्टर को बताने जाती है। लेकिन वो बूढ़ी डॉक्टर बोलती है कि अगर एक छोटे कद की महिला किसी नॉर्मल हाइट के आदमी से प्यार करती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी मानो तो तुम लोगों के बेडरूम में झांकने की बजाय अपने काम से काम रखा करो। इस बात से नाराज फ्रांसिस्का उन्हें अपने घर बुलाती है और बताती है कि हम समुद्र किनारे रहते हैं और एक दिन एक फिशरमैन वहां घूमते हुए आया और दोनों में प्यार हो गया, और वो एक नॉर्मल हाइट का आदमी था और वो भी अब प्रेग्नेंट है। वो बोलती है कि मैं जानती थी कि ये गलत है, लेकिन मेरे अकेलेपन ने मुझे सोचने का समय ही नहीं दिया। और उसके काफी दिन बाद भी वो उस फिशरमैन का इंतजार करती रही, लेकिन वो दोबारा कभी वापस नहीं आया। दिन गुजरते हैं और महीनों बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को सही सलामत देख वो बूढ़ी डॉक्टर खुश होती है, लेकिन उसका चेहरा उतर जाता है जब वो देखती है कि बच्चे को जन्म देते हुए फ्रांसिस्का की मौत हो चुकी थी। फ्रांसिस्का का फ्यूनरल किया जाता है और अब उस बूढ़ी डॉक्टर को फ्रांसिस्का के बच्चे की देखरेख करनी होगी। इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म होता है और चैप्टर 3 शुरू होता है। ये कहानी है एंटोनियो की। बचपन से ही उसे पेंटिंग बनाने में दिलचस्पी है। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी एक बात को लेकर परेशान भी रहती है कि एंटोनियो की लड़कों में दिलचस्पी है। एंटोनियो आज लड़कों से पिट कर आया है, क्योंकि वो अक्सर नदी किनारे नहाते हुए लड़कों को देखने जाया करता था। उसकी माँ इस परेशानी का जिक्र अपनी सहेली से करती है, जिस पर वो सहेली बोलती है कि जल्दी से एंटोनियो का इलाज करवाओ, क्योंकि लड़का होकर लड़कों में इंटरेस्ट रखना एक पाप माना जाता है। और उसे एक कहानी सुनाती है जिसमें काफी सालों पहले उनके टाउन में समलैंगिक और वेश्याओं से इतनी नफरत की जाती थी कि उन्हें मौत की सजा देते हुए चर्च के बाहर मारकर टांग दिया जाता था। अब इस कहानी का सच भी हमें आगे पता चलेगा। समय गुजरा और एंटोनियो भी अपनी माँ से छुपकर नदी किनारे पेंटिंग्स बनाने जाता और नहाते हुए लड़कों को छुपकर देखना जारी रखता है, लेकिन लड़के उसे देख लेते और उसकी पिटाई करते। बदनामी के डर से कई बार उसकी माँ का एंटोनियो की जान लेने का भी मन किया, लेकिन अब एंटोनियो ने माँ को भरोसा दिलाया कि अब वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। सालों गुजरे और आज वो भी बड़ा हो चुका है और अब डेली प्रेयर करता और लड़कों से दूर रहने लगा। लेकिन एक दिन अचानक मार्केट जाते हुए उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई और शाम को वो घर पर अपनी गलती के लिए रोते हुए गॉड से माफी मांगने लगा। ये देख उसकी माँ का दिल टूट गया। एंटोनियो ने अपनी माँ को चाकू दिया और बोला कि आप जो भी सजा दोगी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अब उसकी माँ ने दूसरा रास्ता चुना और उसने एंटोनियो की शादी जबरदस्ती एक लड़की से करवाने की कोशिश की और रोते हुए एंटोनियो ने चर्च में एक अनजान लड़की से शादी कर ली। और इसी के साथ चैप्टर 3 खत्म हो जाता है और अब हम आते हैं चैप्टर 4 में। ये कहानी है इसोरा की, जिसे डायरी लिखना पसंद है, लेकिन उसकी माँ को यह सब पसंद नहीं। वो उसके बाल टाई करते हुए जिंदगी में एक नॉर्मल लड़की से ज्यादा स्ट्रांग बनने को सिखाया करती थी। उसकी माँ का साफ मानना था कि शादी और बॉयफ्रेंड एक मजाक होता है। वो इसोरा से बोलती है कि एक लड़की को शादी से पहले लड़कियों की तरह नाजुक बनकर नहीं रहना चाहिए, और शादी हो भी जाए तो भी समय से पहले अपने पार्टनर के साथ हम बिस्तर मत होना, नहीं तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और तुम जिंदगी भर अकेली ही रह जाओगी। इसोरा ये बातें सुनते हुए हंसती है, क्योंकि उसे अपनी माँ की बातें बकवास लगती थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसोरा की एक लड़के के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है और जल्द ही शादी होने वाली है, और आज वो लड़का शादी की अरेंजमेंट्स करने उनके घर आया है। अब जैसे ही इसोरा के पेरेंट्स किचन में जाते हैं तो वो लड़का इसोरा को टच और किस करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं और वो अपने फियांसे को बोलती है कि शादी से पहले कुछ भी करना पाप होता है, क्योंकि ऐसा उसकी माँ बोलती है, और वहां से चली जाती है।
इसोरा के पिता जो ताले बनाने का काम करते थे, वो भी इसोरा को समझाते हैं कि अगर प्यार सच्चा है तो शादी तक लड़के से प्यार करने का इंतजार किया जा सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस रात डिनर से पहले वो लड़का फिर से इसोरा से मिलता है और उसे समझाता है कि उसकी माँ की सोच बिल्कुल गलत है और अब वो शादी तक वेट नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे सच में प्यार करता है। और ये बातें सुन इसोरा भी अपना कंट्रोल खो देती है और वो दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं। अब डिनर पर समय से ना आने पर उसकी माँ उसे बुलाने उसके रूम में जाती है और उसे देख सब कुछ समझ जाती है कि इसोरा ने उसके ऑर्डर को इग्नोर किया। अब वो उसे नाराजगी के साथ बोलती है कि उस लड़के और तुमने एक पाप किया है और अब तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते, इसीलिए अब वो उसके लिए कोई और लड़का ढूंढेगी। और अगले दिन चर्च में माफी मंगवाने के बाद एक फ्लावर शॉपर आती है और उनके वहां से जाते ही हम वहां फ्रांसिस्का को देखते हैं जिसकी कहानी हम सुन चुके हैं। ये वही फ्लावर पॉट चुराने वाला सीन है और इसका मतलब ये है कि सबकी कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। धीरे धीरे कुछ साल गुजर जाते हैं। इसोरा की मां ने मना किया तो उस लड़के ने भी कहीं और शादी कर ली और इतने सालों में उसे आज तक इसोरा के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा और फाइनली वो उसके पाप की सजा के तौर पर उसकी शादी एक लड़के से करवा देती है जिसका नाम एंटोनियो है। और यहां से दोनों की कहानी जुड़ जाती है। उसकी मां जानती है कि एंटोनियो को लड़कों में दिलचस्पी है, इसलिए वो इसोरा को जिंदगी भर टच नहीं करेगा और इसोरा भी जिंदगी भर पाप करने से बचेगी। और किस्मत की मार दोनों पर पड़ती है और उस रात दोनों अलग अलग सोते हैं। एक तरह से दोनों के पेरेंट्स ने उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इस बात से नाराज एंटोनियो आधी रात को ही चुपचाप कहीं चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। इसोरा ने उसका काफी समय तक इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया। जिंदगी को कोसते हुए उसने भी कई बार समुद्र में जान देने की कोशिश की लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो पत्थरों पर बैठी थी और इसी दौरान एक फिशरमैन की नजर उस पर पड़ती है। यहाँ फिर से कहानी क्रिस पर आती है। ये वही सीन है जहाँ क्रिस समुद्र किनारे एक वाइट ड्रेस में बैठी महिला को देख रहा था और यहाँ से शुरू होता है कहानी का चैप्टर 5। अब कहानी फिर से समुद्र किनारे आ चुकी है। अभी क्रिस उससे बात करने ही लगता है कि अचानक इसोरा चिल्ला पड़ती है। वो अपने अंदर के सालों के दर्द को बाहर निकाल रही थी। ये देख क्रिस समझ जाता है कि जरूर इसोरा ने बीते दिनों बहुत कुछ झेला है। इसके बाद वो वापस घर जाने लगती है, जिस पर क्रिस बोलता है कि अगर तुम्हें कल फिर से चिल्लाने का दिल करे तो वो यहाँ आ सकती है। ये बात सुन इसोरा हंस पड़ती है और वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और क्रिस भी अब उसका इंतजार करने लगता है। और 2 दिन बाद वो उसके शैक के बाहर खड़ी थी और उसे अजीब तरह से देख रही थी। इसके बाद वो उसे बिठाता है और उसे कुकीज ऑफर करता है। कैमिलो के स्कूल से वापस आते ही वो दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और अब इसोरा की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। बुखार था जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर भी जवाब दे चुका था। मजबूरन अब बेड रेस्ट के लिए बोल दिया जाता है। यहाँ एंटोनियो का भी कोई पता नहीं था, इसलिए वो अपनी एंगेजमेंट रिंग को चर्च में ही डोनेट कर देती है, जिसे पिघलाकर एक नया क्रॉस बनाया जाता है। यहाँ इसोरा भी उन दोनों के साथ धीरे धीरे ज्यादा समय बिताना शुरू कर देती है क्योंकि उसे उनके साथ अच्छा महसूस होता था। वो उनके साथ हंसती है, कहानियां शेयर करती है और उसके वहां होने से कैमिलो के लिए घर में एक माँ जैसी मौजूदगी बन जाती है। उसने अब फिर से अपनी डायरी लिखना शुरू किया। कुछ दिन और गुजरे और एक दिन अचानक एंटोनियो भी वापस आ जाता है। वो उसे भी क्रिस के पास ले आती है। ये जानकर कैमिलो टूट जाता है कि इसोरा पहले से ही शादीशुदा है और वो कभी उसके पिता की पत्नी या उसकी मां नहीं बन पाएगी। उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट जाती हैं। वो एंटोनियो पर गुस्सा निकालते हुए ऐसे शब्द कह देता है जो एंटोनियो को बहुत दुख पहुंचाते हैं। वो शब्द जो उसे उसके दादा ने सिखाए थे, जो कि समलैंगिक लोगों के लिए नफरत भरे शब्द होते हैं। क्रिस उस पर गुस्सा करते हुए उसे रोकता है। वापस घर लौटने पर इसोरा एंटोनियो से पूछती है कि वो इतने समय से कहां गायब था। वो बताता है कि उसने बहुत हिम्मत की और खुद की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में लौट आया। इसोरा उसे आराम करने के लिए जगह देती है और खुद अपनी मां की देखभाल करती है। उस रात जब माहौल थोड़ा शांत होता है, कैमिलो सिर झुकाए क्रिस के पास आकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। क्रिस भी शांति से उसे माफ कर देता है और इसी के साथ चैप्टर 5 खत्म होता है और चैप्टर 6 शुरू होता है। 6 में अब फिर से हम उस बूढ़ी डॉक्टर पर आते हैं। फ्रांसिस्का उस बच्चे को जन्म देते हुए मर चुकी थी और उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी अब उस बूढ़ी डॉक्टर पर आ चुकी थी। वो बच्चा धीरे धीरे समय के साथ बड़ा हुआ और वो बूढ़ी डॉक्टर भी कुछ समय बाद मर गई, जिसके चलते उस बच्चे की जिम्मेदारी अब उस डॉक्टर के पति को उठानी पड़ी। वो उसे अपने पास ले आया और उसका ख्याल रखने लगा। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि कैमिलो ही था।
अब इस कहानी के सारे तार एक दूसरे से जुड़ना शुरू होंगे। वो बूढ़ा आदमी राइटर था जिसने कैमिलो के दादाजी बनकर उसका ख्याल रखना शुरू किया। उसे जिंदगी की छोटी बड़ी चीजें समझाईं और उसके दादा की तरह ही कैमिलो को भी अपनी दादी का फेवरेट रिकॉर्ड सुनना अच्छा लगने लगा। वो उसे मार्केट ले जाते और नई नई किताबें पढ़ना सिखाते। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। स्नैक्स लेते समय उसके दादाजी शॉपकीपर की उंगलियों में नेल पेंट देख लेते हैं और फौरन समझ जाते हैं कि वो एक समलैंगिक आदमी है और फौरन कैमिलो को वो स्नैक खाने से मना कर देते हैं। इस बात से ये साफ दिखता है कि उसके दादा समलैंगिक लोगों से नफरत किया करते थे। यही वजह थी जब कैमिलो एंटोनियो के सामने नफरत भरे शब्द बोल रहा था। खैर, इसके बाद उसके दादाजी उसे बताते हैं कि मैंने एक कहानी सुनी है जहां बहुत पहले इस गांव में एक औरत थी जो सिर्फ महिलाओं के साथ ही रिलेशन नहीं रखती थी बल्कि शादीशुदा आदमी के साथ भी उसका एक नाजायज बेटा था। इस बात की खबर आते ही गांव वालों ने उस महिला को गांव से बाहर निकाल दिया और उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया और उसकी परवरिश गांव के बाहर एक गुफा में की। कुछ सालों बाद चर्च के एक फादर जब अपने घर गए तो देखा कि उनकी सबसे बड़ी बेटी फिर से उसी महिला के साथ हमबिस्तर हो रही थी। ये देख फादर को इतना गुस्सा आया कि उस औरत को पूरे गांव वालों के सामने चर्च के बाहर मारकर एक पोल पर टांग दिया गया, क्योंकि ये सब पाप था और उस औरत का बच्चा अकेला ही केव में रह गया। उसके बाद उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। कैमिलो को समझाया जाता है कि ऐसे लोगों से दूर रहो और यही रीजन था कि कैमिलो एंटोनियो को इतना बुरा भला कह रहा था। खैर, अब कुछ दिन गुजरे और एक रात अचानक कैमिलो के दादाजी भी हार्ट अटैक की वजह से सोफे पर बैठे बैठे ही दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं और बेचारा कैमिलो अकेला रह गया। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है कि कैसे एक बूढ़ी महिला वहां आई और उसे क्रिस के पास रहने के लिए ले गई। कैमिलो अपने दादाजी की बातों को आज भी सोचकर परेशान होता था। वो क्रिस से पूछता है कि वो आज भी सोचता है कि उस केव में रह रहे बच्चे का क्या हुआ होगा, और ये सुनते ही क्रिस इमोशनल हो जाता है। और अब हम आते हैं अपने चैप्टर 7 में। कैमिलो की बातें सुन क्रिस को अपना बचपन याद आता है कि कैसे उसकी माँ को गांव वालों ने यातनाएं दी और चर्च के बाहर एक पोल पर लटका दिया। वो एक शादीशुदा आदमी के साथ उसकी माँ के रिलेशन से पैदा हुआ था। वो उसी जगह बैठकर अपनी माँ को देखता रहा। यही कारण है कि वो कभी चर्च के अंदर नहीं जाता बल्कि बाहर उसी जगह बैठता है जहां उसने आखिरी बार अपनी माँ को देखा था। और माँ की मौत के बाद वो समुद्र किनारे एक गुफा में चला गया और 25 साल तक खुद को अकेले ही पाला पोसा। और वो क्रिस ही था जिसकी माँ की कहानी कैमिलो के दादाजी सुना रहे थे। और अब लाइफ का सर्कल पूरी तरह से घूम चुका था। जिस औरत की कहानी कैमिलो के दादाजी सुना रहे थे, आज उसी औरत का बेटा कैमिलो को पाल रहा था। इसका मतलब कि कहानी के सारे लोगों का किरदार अब आपस में जुड़ने लगा था। अब धीरे धीरे सबकी लाइफ एक साथ आना शुरू हो जाती है। एंटोनियो और इसोरा भी अब एक दूसरे के साथ पति पत्नी के तौर पर नहीं बल्कि अच्छे दोस्त की तरह रहना शुरू करते हैं। और अब उसने क्रिस को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया था, जिसके चलते वो उसके पास आती है और हम उन दोनों को एक दूसरे के करीब आते हुए देखते हैं। जहां पहले अकेले क्रिस के कपड़े सूखा करते थे, वहां अब इसोरा और कैमिलो के कपड़े भी सूख रहे हैं। खैर, अब दिन गुजरते हैं और बीमार रहने के कारण इसोरा की मां भी गुजर जाती है और अगले दिन उनका फ्यूनल किया जाता है, जहां एंटोनियो अपनी मां को किसी और के फ्यूनल पर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी मां ने अब अपनी सहेली की बेटी को गोद लिया था। वो अपनी मां को खामोशी के साथ देखता है पर कुछ बोल नहीं पाता। मां को देखते ही उसे याद आ जाता है कि कैसे उसकी मां ने उसकी खुशियों का गला घोंट दिया था। वो समुद्र के किनारे आकर चिल्लाता है और अपने गुस्से को शांत करता है। उसे ऐसा करते देख इसोरा और क्रिस भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सभी समाज के सताए हुए लोग थे। कुछ दिन बाद क्रिस एंटोनियो की मां को लंच पर बुलाता है ताकि एंटोनियो सबके सामने अपने दिल की बात अपनी मां से कहे। वो कैमिलो को अपना बेटा बुलाकर इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन उसकी मां को इस बात से प्रॉब्लम थी कि इसोरा उसके बेटे एंटोनियो की वाइफ है और वो ऐसे क्रिस के घर में नहीं रह सकती। जिस पर क्रिस बोलता है कि आप भी जानते हैं कि वो दोनों ही इस जबरदस्ती करवाई गई शादी से खुश नहीं थे। वो एंटोनियो को भी समझाती है, लेकिन वो बोलता है कि मैं यहाँ खुश हूँ क्योंकि यहाँ मुझे जज करने वाला कोई नहीं है और यहाँ उसे एक परिवार जैसा महसूस होता है। इतना सुनते ही वो वहां से चली जाती है। जाते हुए इसोरा उस लड़की को क्रिस का टॉय भी दे देती है, क्योंकि अब क्रिस को उसकी जरूरत नहीं थी। और जिंदगी में पहली बार ही सही, लेकिन एंटोनियो भी अपनी मां के सामने अपने दिल की बात कह पाया था। उसे ऐसा करते देख वो सभी उसे हकर लेते हैं और कहानी के आखिरी सीन में हम एंटोनियो और क्रिस को बीच पर बैठे हुए देखते हैं,
जहां वो पहली बार क्रिस के शेल को कान से लगाता है और ऐसा करते ही उसे अपनी असली माँ के छूने का एहसास होता है। और कहानी के आखिर में हम उनके पीछे काफी सारे लोगों को एक साथ देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। ये कहानी ये बताती है कि जरूरी नहीं कि रिश्ते हमेशा ब्लड रिलेशन से ही हों। कई बार एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना और साथ देना भी जिंदगी में जरूरी भूमिका निभाती है। कहानी हमें उस इनविजिबल लाइफ सर्कल के बारे में बताती है कि कैसे लोग आपकी लाइफ में अचानक से आ जाते हैं और कैसे चार लोगों की अलग अलग कहानियां एक साथ जुड़ती हुई चली जाती हैं। आखिरी सीन में उसके पीछे खड़े लोग ये दिखाते हैं कि अब वो अकेला नहीं रहा। उसे अब अपना परिवार, समाज और अपनापन मिल चुका है। ये ठीक उसी तरह था जिस तरह क्रिस शेल को सुनते हुए अपने पीछे कई सारे लोगों को महसूस किया करता था और अकेले में रोते हुए सुकून से सो जाया करता था। और जिस टॉय को वो अपना समझता था, अब फाइनली उस नकली रिश्ते से आजाद होकर असली रिश्तों को महसूस करता है। और बात करें आखिरी सीन की, जिसमें हम लोगों की भीड़ को कैमिलो और क्रिस के पीछे देखते हैं। इस सीन का मतलब बहुत ही गहरा है। इसको मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि मान लीजिए एक रैंडम आदमी बहुत तकलीफ झेलकर आगे बढ़ता है। उसके जैसे दर्द, गरीबी, संघर्ष बहुत लोगों ने झेले होते हैं। अब जब वो आदमी खड़ा होता है तो उसके पीछे खड़े लोग कहते हैं कि तू अकेला नहीं है, हमारी कहानी भी तेरी कहानी है, हमने भी तेरी तरह ही दर्द और स्ट्रगल झेले हैं। हम तो अपनी कहानी को आगे लेकर नहीं जा पाए, लेकिन तू अब हमारी कहानी को आगे लेकर जाना। और इसी तरह वो सभी लोग समाज के हालातों से लड़कर जिंदगी से जा चुके थे। यहाँ हम गौर से देखें तो क्रिस भी उसके पीछे खड़ा था। यानी अब कैमिलो उन सभी के स्ट्रगल और कहानियों का एक नया चेहरा बन चुका था। यहाँ कैमिलो का मतलब एक चेहरा था और पीछे खड़े लोग वही हालात झेल चुके हजारों लोग थे। इसका मतलब है कि कैमिलो को एक आदमी ने नहीं, बल्कि हजार लोगों के अनुभव, दर्द और संघर्ष ने बड़ा किया। और इसी तरह कहानी का और उसका नाम पड़ा, द सन ऑफ 1000 मैन। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।